साल 1344। माना जाता है कि मट्टीपुरम गांव दुनिया के सबसे पहला आजाद गांव था। उससे पहले हर जगह, हर गांव किसी न किसी राजा के होते थे। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख चुकी हूँ, फिर भी हमारे खेतों में फसल नहीं हो रही है। हमारी प्रजा भूख से कमजोर हो रही है। ऐसे परेशान हो रही महारानी को गांव के एक ज्ञानी पास वाले जंगल में अकेले जाकर कुछ वक्त गुजारने को कहते हैं। ठीक है कहकर महारानी उस जंगल में जाती है और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है? मैं तुम्हारी रानी की हैसियत से पूछ रही हूँ, मुझे सच बताओ। ये हमारे देवता करते हैं, हमारी रक्षा, हमारे लिए खाने का इंतजाम, सब कुछ। कहाँ पर है तुम्हारे देवता? मुझे उनकी जरूरत है। बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। जो चाहिए वो देने को तैयार है। अपनी बात से मुकर गई तो तुझे तेरा राज्य के साथ मिटा दूंगा। रानी फिर से कहती है कि उसे जो चाहिए वो देगी, बदले में देवता को उसके साथ आना होगा। ठीक है कहकर देवता एक जोर की आवाज लगाते हैं और ऐसे कहते हैं, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक की जमीन मेरे लोगों को दे दो। उन पर कभी तुम्हारे राज्य का कोई हक नहीं होगा अब से। ठीक है कहकर रानी उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद उनके राज्य में भी सब कुछ अच्छा ही होने लगता है। सब खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे वक्त गुजरता जाता है और पीढ़ियां बदलती जाती है। साल 1544। आज से ठीक 200 साल पहले मेरी परदादी ने इस जमीन को तुम्हें मुफ्त में दिया था। वो भोली, नादान और बेवकूफ थी, इसलिए ऐसा किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम पहली नहीं हो और हमें पता है कि तुम आखिरी भी नहीं हो। इस जमीन को छीनने के लिए बहुत से लोग आए थे और तुम्हें उन सब के अंजाम के बारे में भी पता है। बुरी किस्मत की वजह से हुई हादसों को इस जगह से मत जोड़ो। कहाँ है तुम्हारे देवता? मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ पर चुप कर बैठे हैं? बाहर आने को कहो उन्हें। तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन रमेश अपने बड़े भाई से मिलने के लिए पड़ोसी गांव में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे घायल व्यक्ति नजर आता है। मेरी मदद करो भाई, मैं घायल हूँ, बहुत दर्द में हूँ। तुम तो वही मशहूर चोर राव हो ना? अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम मुझे भी लूट लोगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। ठीक है कहकर रमेश उस चोर की मदद करता है। राव उसे बदले में शुक्रिया कहकर फिर कभी जंगल के इस रास्ते से गुजारने पर वो एक अच्छे दोस्त की तरह मदद करेगा कहता है। ठीक है कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। आगे उसे एक और व्यक्ति नजर आता है जो बहुत ही भूखा था। मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है
कोई तो मेरी मदद करो। तुम तो वही खतरनाक इंसान हो ना जो हर बात पर गोली चला देता है। मैंने तुम्हारे पोस्टर्स देखे हैं। तुम्हें तो हर गांव की पुलिस ढूंढ रही है। तुम्हारी मदद करने के बाद तुम मुझे भी मार दोगे ना? यकीन मानो, अगर तुम्हें मारना ही है तो वो मैं अब भी कर सकता हूँ। मेरी मदद करो, मैं सच में भूखा हूँ। ठीक है कहकर रमेश उसे खाने के लिए कुछ देता है। वो खाकर रावण खुश हो जाता है और कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। जब भी उसे पता चलेगा कि रमेश खतरे में है, वो भी उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है कहकर रमेश वहां से भी चला जाता है। आगे उसे एक व्यक्ति नजर आता है जो दिखने में भी अच्छा था लेकिन उदास था। रमेश खुद से ही उसके पास जाकर क्यों परेशान हो पूछता है। तब वो व्यक्ति, अंधेरा होते ही मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये रास्ता लंबा है और वक्त नहीं है, इसलिए यहीं पर बैठकर दुखी हो रहा हूँ। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ। चलो तुम्हें भी साथ लेकर चलता हूँ। ऐसे रमेश उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाता है और घर तक साथ ही रहता है। तब वो खुश होकर रमेश से ऐसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सुनार हूँ और यहीं पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी मुझसे कोई मदद लेनी हो तो सीधे मेरे पास चले आना। ठीक है कहकर रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रमेश फिर से किसी काम से उस गांव में आ रहा था। तब उसे रास्ते में वो चोर मिलता है जिसकी मदद रमेश ने सबसे पहले की थी। अरे दोस्त, तुम बहुत दिनों बाद नजर आए हो। तुम्हें देखकर सच में खुशी हुई। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। ऐसे कहते हुए वो चोर रमेश को एक सोने का पत्थर देता है। रमेश खुशी खुशी वो पत्थर लेकर वहां से चला जाता है। आगे उसे वो खतरनाक व्यक्ति नजर आता है जिसकी मदद रमेश ने दूसरी बार की थी। अरे दोस्त, तुम इतनी कीमती सामान लेकर ऐसे ही जा रहे हो जैसे कि चोर और डाकू तुम्हारा स्वागत करेंगे। चलो, मैं गांव में पहुंचने तक तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी रक्षा करता हूँ। ऐसे रमेश से मदद मांगने पर डरते हुए ही सही, रमेश ने जिन लोगों की मदद की थी वो दोनों रमेश के कहने से पहले ही उसकी मदद करते हैं। मैंने जिनकी मदद की थी वो सब इतने लंबे समय के बाद भी मुझे याद रखकर मेरी मदद कर रहे हैं। इस सोने को उस सुनार के पास ले जाकर इससे एक अच्छा सा हार बनाने को कहता हूँ। ऐसे कहते हुए रमेश उस सुनार के पास जाकर वही बात कहता है जो बात सोचकर आया था। ठीक है, तुम जाओ, मैं इसे एक अच्छा हार बनाकर रखता हूँ। ठीक है कहकर रमेश वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो सुनार, इतना सारा सोना है, मैं उसे यूं ही कैसे दे दूं? एक काम करता हूँ, उसे पिछली रात की चोरी में फंसा देता हूँ। ऐसे वो सुनार पुलिस वालों से झूठी बातें कहकर उसे जेल में डाल देता है। तब रमेश को समझ में आता है, किसी का भी हुलिया देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। अच्छे चेहरे के पीछे सुनार जैसे धोखेबाज और कठोर चेहरे के पीछे
सच्चे लोग रहते हैं। पता नहीं ये लोग एक ऑनलाइन गेम पर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। पहले अननोन बैटल ग्राउंड था, इसलिए इस बार देश का नाम लेकर आया था, फिर भी सब खत्म हो गया। आइए देखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े युद्ध होते हैं, आज वहाँ पर क्या चल रहा है। खाली डोसा नहीं खाते हैं पायल बहन, थोड़ी सी चटनी डालो ना, इतना कंजूस क्यों बन रहे हो? हमारे पास इतनी चटनी ही मिलती है विक्टर भाई, खाना है तो खाओ वरना आगे बढ़ जाओ। आगे तो बढ़ ही जाएंगे मैडम जी, बिना चटनी के डोसा अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। एक वक्त था जब यहाँ पर एक बड़ी बड़ी जंगें लड़ती जाती थी। इसी छोटे शहर में मैं उसी घर की खिड़की से छुपकर देखा करता था सब। अपनी बकवास बंद कर बूढ़े कैंपर। यूरेंगल देश का वो छोटा सा बदमा गांव अब ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पैरेलल दुनिया में तानोस के दूसरे रूप ने यहाँ का ये हाल किया है। जिन लोगों के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और सामने वाले को मारने का इरादा होता था, वो सब अब एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं। उनके सभी हथियार अपनी कब्रों में दफन हैं। माँ, ये AKM क्या होता है और AMR भी? AKM भाई था बेटा सबका, बेचारा हर बुरा वक्त में सबके काम आता था। और AMR एक नई दुल्हन थी, बेचारी परिवार में सबके साथ घुल मिलने से पहले ही वो कम वक्त तानोस आ गया और हमारे खून से लथपथ सुंदर देश को इडली सांबार से भर दिया। क्या हमारा वो सुंदर देश हमें वापस मिलेगा माँ? क्या हम फिर से एक दूसरे की खोपड़ी तोड़ पाएंगे? पता नहीं बेटा, उम्मीद तो उसी की है। तब तक इसी बिना इडली की चटनी से गुजारा करना पड़ेगा। हम जानते हैं सारा और ऐना की बातें सुनकर आपकी भी बंजर आंखों में आंसू आ रहे हैं। विक्टर ने सारा से शादी कर ली और उन दोनों ने ऐना को गोद ले लिया। ऐसे हमारे महान हीरोज अपना एक परिवार बना लिया। आज भी वही सब चल रहा है सारा, छोटी सी चटनी है, उसी में एडजस्ट कर लो तुम दोनों। वो सब बाद में। कार्लो आया है, किसी नई उम्मीद के बारे में बात कर रहा है, पहले उससे बात कर लो। पुरानी बातें याद करने के लिए आए हो तो चले जाओ यहाँ से। मेरी उम्मीद मेरा परिवार है, ये विक्टर वो वाला विक्टर नहीं रहा। हर बात पर इतना जज्बाती क्यों होता है रे गोचू? मैं चटनी की बात कर रहा था। दंतपुर नाम के एक गांव में फ्लिप और क्लिप नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी माँ की वजह से रहना पड़ता था। तुम दोनों अच्छे भाइयों की तरह तो रह रहे हो ना बेटा? फिर से बचपन की तरह एक दूसरे से झगड़ा तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं माँ, हम भाई इतने अच्छे से रहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है फ्लिप कौन है और क्लिप कौन है। हा हा हा, है ना क्लिप? हाँ माँ, फ्लिप बिल्कुल सही कह रहा है। हम खुद के लिए ना सही, आपके लिए अच्छे भाई बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
वो बात सुनकर फ्लिप और क्लिप की माँ खुश होती है और कुछ दिनों के लिए अपने भाई से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। मामा जी से मिलकर मैं 2-4 दिन में लौट कर आ जाऊंगी। तब तक तुम दोनों भाई ऐसे ही रहना, ठीक है ना बच्चों? ऐसे कहकर फ्लिप और क्लिप की माँ जाते ही दोनों भाई शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक कर जाकर सो जाते हैं। सोने के बाद क्लिप के पास डेथ एंजल आता है क्लिप को अपने साथ लेकर जाने के लिए। उठो बच्चे, तुम्हारा वक्त हो गया है, जल्दी से उठ जाओ अपने शरीर को छोड़कर। कौन हो तुम और ये मुझे क्या हो गया है? यहाँ पर 2-2 क्लिप कैसे है? बंद करो अपने ये सवाल बच्चे, तुम मर गए हो और मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाने के लिए आया हूँ जहाँ पर ये तय होगा कि तुम हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे। ऐसे कहते हुए वो डेथ एंजल क्लिप को उसके कर्मों का फल दिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ एक हेल में जाने वाला दरवाजा था और एक हेवन में जाने वाला दरवाजा था। मैडम जी, जल्दी से बताओ कि इसे हेवन में छोड़ना है या हेल में फेंकना है। ये तो हेल में ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके हेल में जाने की एक ही वजह है, ये अपने भाई के साथ हमेशा लड़ता रहता है। मुझे हेल में नहीं जाना है मैडम जी, क्या मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है? वैसे एक रास्ता है तुम्हारे बचने का। मैडम जी ने तुम्हें एक और मौका दिया है। नीचे जाकर इस बार अपने भाई के साथ अच्छा बर्ताव करो और अपनी माँ से कभी झूठ मत बोलना। ठीक है कहकर वापस अपनी दुनिया में आकर क्लिप अपने भाई से, मेरे भाई, मेरे चांद के टुकड़े, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई तेरे। हाँ मेरे भाई, तू ही तो वो रास्ता है मुझे हेल से बचने वाला, मेरा सच्चा भाई। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के साथ जो हुआ वो सारी बात बताते हैं। जो क्लिप के साथ हुआ था वही फ्लिप के साथ भी हुआ था। दोनों भाइयों को एक साथ ऐसे देखकर माँ भी बहुत खुश होती है।